हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम मध्य डिफेंस एकेडमी। तो चैप्टर नंबर सेकंड हमने शुरू किया था मैथमेटिक्स का, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। ये बैच रहेगा बच्चे आपका SPI GSPI 2026 के लिए, और ये बैच फुल आपका फ्री होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था मैथमेटिक्स का, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। सेकंड टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है सेकंड टॉपिक का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखेंगे। जैसे ही आपका पॉलिनोमियल का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आप कंप्लीट कर लेते हो, जो अब मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया था लेक्चर पॉलिनोमियल्स, उसका हमने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे कुछ MCQs। तो जो भी हम MCQs आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द चैप्टर रहेंगे आपके पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के MCQ करने वाले हैं। इसमें आई थिंक मैंने 15 MCQ आपके लिए लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा वेटेज इसकी ना बोल के मैं बोलूँगा कि अगर आपका ये चैप्टर थोड़ा अच्छा स्ट्रांग हो जाता है तो आपके जो ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, बल्कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ इससे नहीं बनेंगे, इससे भी बनेंगे, पर अगर ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो दोनों के कंबाइन, मैं तो क्वाड्रेटिक में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन डाल दूंगा, थोड़े से हो सकता है 20 क्वेश्चन डाल दूं। यहाँ पे मैंने आई थिंक 15 क्वेश्चन लिए होंगे पॉलिनोमियल्स में। तो आज सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे भाई इंपॉर्टेंट टाइप्स है कुछ ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपके आगे ना। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन हम लेंगे तो उसमें आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे। जैसे ही यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप क्या करना है, आपने आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से कोशिश करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि इससे पहले आपने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन किया होगा, इसके पहले आपने थ्योरी वाला पोर्शन किया होगा। अगर थ्योरी किया होगा तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा आपने थ्योरी में। तो खुद से कोशिश करें एक बार करने की क्वेश्चन को। अगर नहीं होता है, अगर कर भी लिया, उसके बाद मेरे से उसका क्या मैच करवा लें भाई, आंसर मैच करवा लें। तो ये आपके पास आया फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, उसका एक जीरोस दे दिया। जीरोस का क्या मतलब होता है, ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन में पुट करेंगे। किसकी जगह भाई, अगर x वाली इक्वेशन है, x वाला पॉलिनोमियल है, तो x की जगह उस जीरोस को पुट करोगे, और जीरोस को पुट करने से आपका ओवरऑल जो आंसर बनता है वो क्या बन जाता है, इज इक्वल टू 0। तभी उन वैल्यूज को क्या बोला था हमने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल एग्जांपल में आएगा उसमें जैसे ही हम किसी वैल्यू को पुट करोगे, मानो एक हमारे पास क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल है, सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वहाँ पे हमने क्या किया, जो वेरिएबल होगा, मानो हमारा सारा का सारा पॉलिनोमियल किस में आया है, एक्स में आया है, तो हम कोई ऐसी वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे जिसमें वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या रिजल्ट कर जाए, 0। उसी को ही बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और आगे जाके यही चीज आप किस में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ऐसी वैल्यू जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इट मीन 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों का सेम ही कंसेप्ट है, नाम डिफरेंट हो गया। इक्वेशन में चीजें करोगे तो रूट्स बोलोगे, अगर इक्वेशन में चीजें नहीं करोगे तो क्या बोलोगे, जीरोस बोलोगे। अच्छा, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास गिवन है भाई, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, प्लस क्या है 1। अगर कोई पूछ ले यहाँ पे बताओ मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, k माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा, k, एंड कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, v, 1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन खुद बोलता है कि अगर मैं -3 इसको जीरोस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने खुद बोला ना कि -3 क्या है, 0 है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इट मींस अगर मैं -3 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पुट x is equal to 3, put x is equal to -3 in this equation। जैसे मैं पुट कर देता हूं तो यह k माइनस 1, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर k एंड -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 लगा देना है, क्योंकि ऐसी वैल्यू पुट करने पे अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जीरोस है, इट मींस जैसे मैं पुट करूंगा तो ओवरऑल आंसर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 0 बनेगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे हम और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया भाई k माइनस 1, 3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, +9, और ये आ जाएगा आपके पास -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के वाले टर्म्स एक साथ ले लो भाई, 9k माइनस 6k, आंसर आ जाएगा 6k।
ये 1 इधर भागेगा, 9 इधर, तो 9 माइनस 1 बन जाएगा। और 9 माइनस 1 करते ही यहाँ पे क्या बनेगा 8, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 6k। तो k की जो वैल्यू आएगी वो बच जाएगी 8/6। ये कटेगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो k की वैल्यू जो आनी चाहिए 4/3 आनी चाहिए। यानी जिसका जो ऑप्शन है वो ए मार्क किया था, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मार्क किया था वो ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। यस, इसका जो आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4/3। 4/3, तो 4/3 इसका आंसर आएगा, राइट। तो आई थिंक इतना आपका क्लियर हो गया कि कैसे आपने इस आंसर तक पहुंचे आप। तो ये जीरोज वाले क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। जीरोज दी होगी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी एक जीरोज मैं गिवन दे दूंगा। जीरोस का मतलब होगा सिंपल वो वैल्यू आप उस x की जगह कंसीडर कर लो और इज इक्वल टू उसको क्या कर दो 0। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा भाई, इसको भी ट्राई करें। यस खुद से करने की ट्राई करें एक बार, अगर नहीं बनता है तो उसके बाद मैं करवाता हूँ। पहले पॉज करो, खुद करने की इसको ट्राई करो। लिखा था भाई द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस। स्क्वायर करना है किसका, डिफरेंस ऑफ जीरोस। यानी क्वेश्चन जो बोलना चाहता है वो स्क्वायर करना चाहता है, किसको स्क्वायर करना चाहता है, डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका जो भी डिफरेंस ऑफ जीरोस बनेंगे। अब डिफरेंस ऑफ जीरोस मतलब जीरोस पहले निकालने पड़ेंगे, या तो इस तरीके से चलोगे, पर वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है क्योंकि वैसे भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास p है। तो मैंने आपको याद होगा कि लास्ट में टॉपिक करवाया था जब हमने थ्योरी का लेक्चर किया था, जिसमें हमने किया था कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही उसने बोला तो मैं बता देता हूँ उसने बोला क्या है भाई। उसने बोला था स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरो। मैं लेट एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज अल्फा और क्या है बीटा। मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूँ मेरे जीरोज क्या ही होंगे, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि मेरे को अल्फा सिंगल से मतलब नहीं है, मेरे को बीटा सिंगल से मतलब नहीं है। मेरे को लास्ट में जो मतलब पढ़ने वाला है वो किससे पढ़ने वाला है भाई, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और उसके रिजल्ट मेरे को डायरेक्ट पता होते हैं, उसके रिजल्ट मेरे को डायरेक्ट पता होते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर चलता हूं तो क्वेश्चन ने गिवन किया था स्क्वायर करना है किसका, डिफरेंस ऑफ जीरोस। यानी डिफरेंस ऑफ जीरोस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो आंसर जो आता है वो कितना आता है 196। कितना आता है 196। यही बोला था डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 196। ऐसा ही बोला था ना। इसके बेसिस पे हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मेरे को अल्फा भी निकालना पड़ेगा और साथ में बीटा भी निकालना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं मैंने ये भी सीखा था कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखोगे तब भी क्या है भाई, इक्वल इक्वल बात है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उसमें से -4 अल्फा बीटा माइनस करोगे तो आंसर में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास ना ये इन्फॉर्मेशन आ गई। यानी आप इसको ना निकाल के इसको निकालोगे तब भी इक्वल बात है, इक्वल बात है। तो यहाँ पे आप सिंपल कंसेप्ट यूज कर सकते हो सम ऑफ जीरोस का, जो आता है माइनस बी बाई ए। अभी के लिए माइनस बी की जगह क्या बैठा है भाई p, और a की जगह क्या है 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -p। और अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछता हो तो आंसर आएगा c/a। c क्या है आपकी इक्वेशन में, देखो ये 15 लिखा है ना, वो वहां पे ना के यहाँ पे आ गया 15, तो यहाँ पे आएगा 15/a, यानी c/a। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15। ये दोनों वैल्यूज आप इसमें क्या कर दोगे भाई, पुट कर दोगे। पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा -p का होल स्क्वायर -4 इंटू 15 इज इक्वल टू 196। -p का होल स्क्वायर आपको p स्क्वायर रिजल्ट देगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भाई 60 इज इक्वल टू 196। यानी आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 196 पॉजिटिव 60 आ जाएगा। जैसे इसमें पॉजिटिव 60 तुम ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 15, 15 करोगे तो 256। किसकी वैल्यू आई है भाई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 256। इट मींस p स्क्वायर 256 आया तो p की क्या क्या वैल्यू आएगी भाई, p इज इक्वल टू आ जाएगा √256, और साथ में क्या आएगा प्लस माइनस आएगा।
आएगा ना प्लस माइनस। अगर इसको देखोगे तो ये 256 किसका भाई स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 256 का स्क्वायर रूट होता है आपका क्या 16, तो 16 आंसर आ जाएगा, यानी p इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, ये आंसर बनेगा। अगर इस आंसर के साथ जाओगे तो ऑप्शन नंबर कौन से के साथ जाना पड़ेगा भाई, सी के साथ जाना पड़ेगा। एक बार इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों का बना होगा। अगर आपका क्वेश्चन बन रहे हैं तो बताओ मेरे को कि ये वाले क्वेश्चन सर हमसे बन गए। इन केस कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट में लिखिए कि सर ये वाला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं, ये मैंने इस क्वेश्चन में ये वाली मिस्टेक की थी, है ना, तो मेंशन पक्का करें ताकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं, या आपके लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं कि नहीं चल रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा सा और आगे चलता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी करने की ट्राई करें। इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो एक बार इसको, आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा, ये बताना है। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा, राइट, बताने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा चलते हैं इस क्वेश्चन पे भी। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको ये समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। क्या बनता है भाई, पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्राफ कैसे होता है, या तो ऐसे बनेगा अपवार्ड, या तो ऐसे बनेगा डाउनवार्ड, या तो ऐसे बनेगा राइट हैंड साइड, या तो ऐसे बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। ये चार टाइप्स के ग्राफ बनते हैं किसमें भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसी टाइप के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, पर ये नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके अलावा एक चीज और सीखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां पे आपके पास जीरोस बनते हैं। क्या बनते हैं, जीरोस। यानी अगर इस ग्राफ में बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पर ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, वो वाले क्या है आपकी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पे मैं चलूंगा तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे 1 0 बनेगा, एक जीरोस बनेगा, यानी एक वैल्यू ऐसी पक्का होगी जो इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या कर जाएगी भाई, सेटिस्फाई कर जाएगी, इज इक्वल टू क्या दे देगी, जीरो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 2 जीरोस बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, 2 जीरोस। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, 3 जीरोस। और जहां पे 3 जीरोस बनते हैं वो बन सकता है भाई 3 जीरोस के साथ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये वाला अब और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बल्कि ये जो ग्राफ है ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जब मैं कौन सा टॉपिक कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ पे ये जो ग्राफ मैंने पैराबोलिक ग्राफ आपको बताया, ये ज़्यादा डिटेल में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना सफिशेंट होगा, आंसर आपका बन गया होगा ना, बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, जो ट्रांसफॉर्मेशन है अल्फा बीटा वाली, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साथ में ग्राफ का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कुछ पूछ लूँ तब भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर इसके बाद अगर आप बात करोगे तो अगर इन दोनों चीज़ों से बाहर थोड़ा सा जाने की कोशिश करोगे तो ये जो मैं हमने किया था ना कि कितने जीरोज होंगे, अगर 3 जीरोज होंगे, या तो फिर ये ना पूछ के ये पूछ देगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टर्म्स पूछ ले, बताओ कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आना ही चाहिए ना, छोटी क्लासेस में किया होगा, मैंने भी तो करवाया था आपको थ्योरी में। अच्छा इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास ये वाला दिया है भाई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इज प्लस 4x प्लस 3, ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। आपसे पूछा है कि आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 3 प्लस अल्फा रेज टू पावर 3 बीटा रेज टू पावर 4। और ही उन्होंने मेंशन किया है कि आपका अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मींस आपको इसको जो निकालना है वो इस तरीके से नहीं निकालना है कि मैं पहले अल्फा भी निकालूंगा फिर बीटा भी निकालूंगा फिर मेहनत करूंगा अल्फा निकालने में बीटा निकालने पे। हो सकता है इजी क्वेश्चन आ जाए, तब तो अल्फा बीटा भी आप निकाल लोगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड बना
तो अल्फा बीटा निकालने में ही आपकी हालत क्या हो जाएगी भाई, खराब हो जाएगी। अगर अल्फा और बीटा निकालने में ही थोड़ी सी हालत तुम्हारी खराब होगी, उसके बाद आगे भाई ये काम भी तो करना है ना, ये भी तो करना पड़ेगा। अल्फा की पावर 4 करना पड़ेगा, बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस इंटू बीटा की पावर 4, फिर जाके इसमें डाल के क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं ना, अगर ऐसे अल्फा और बीटा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले कोशिश ये रहती है मेरी कि इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं किसमें, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा में। नहीं होगा तो अलग बात है, पर हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 100% आपका यही चांसेस होता है कि कन्वर्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेम क्वेश्चन आपका कहाँ पे भी बन सकता है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका देखा जाए तो क्वाड्रेटिक में भी बन सकता है। क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि ये बताओ अल्फा और बीटा के रूट्स हैं, यहाँ पे जीरोस है, वहाँ पे क्या बोल देगा, रूट्स है। तो वो सेम चीजें पूछ सकता है। तो मैं इसके ऊपर चलता हूँ, यहाँ से मेरे को ना दो चीजें निकालना बहुत ईजी होता है, एक तो आपका सम ऑफ रूट्स और एक आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत इजी काम है क्योंकि हमने रिलेशन में पढ़ा था सम ऑफ रूट इज माइनस बी वाई ए, माइनस बी वाई ए करोगे तो -4/1 आ जाएगा, -4। अगर सी वाई ए करोगे तो 3/1 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो आपके ना दो चीजें बड़ी इजी आ जाती हैं। अगर दो चीजें आ गई तो उसके बाद आपको इसको चेंज करना है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इसके ऊपर होना चाहिए कि चेंज इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, इसमें चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप इसमें चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे कि इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन हैं। यहाँ पे अल्फा 4 बार है, यहाँ पे अल्फा 3 बार है, यानी अल्फा 3 बाहर आ सकता है। यहाँ पे अल्फा क्यूब है, यहाँ पे बीटा, ये सॉरी यहाँ पे बीटा क्यूब है, यहाँ बीटा की पावर 4, यानी बीटा क्यूब भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखूं तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या आ जाएगा भाई, बाहर। अंदर क्या बचेगा आपके पास, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा की अल्फा प्लस बीटा, अंदर बचेगा भाई अल्फा प्लस बीटा। इतना सा क्लियर हो गया। यानी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने ये भी पढ़ा था, इसको अल्फा बीटा का होल क्यूब लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी किए थे आपके फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम था नंबर सिस्टम, किए हैं ना, ठीक है। अगर किए होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्फा इंटू बीटा यानी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाना है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूंगा तो ऑलरेडी मैंने निकाला है भाई 3, यहाँ पे 3 का क्यूब और साथ में मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या आ जाएगा, 4। यानी आपका जो आंसर होने वाला है माइनस होने वाला है। यानी ये दो ऑप्शन तो कभी भी नहीं आएंगे, दोनों के दोनों ऑप्शन किस में थे, पॉजिटिव में थे। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा भाई -27 इंटू 4। तो 27 इंटू 4 कीजिए। जैसे आप 27 इंटू 4 करोगे तो आपके पास जो आंसर मैच होगा, देखो 7 4 जा 28, यानी 8 आएगा यूनिट डिजिट पे, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ इस पे है, तो ऑप्शन नंबर ए बन सकता है। एक बार बना के भी देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 4 2 जा 8 8 9 10 108। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे करिए करिए फोकस थोड़ा, कैसे आएगा। इजी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। दो पोलिनोमियल्स हैं मेरे पास, जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम में दो नंबर होते थे, ये दोनों नंबर का LCM भी निकालते थे, दोनों नंबर का HCF भी निकालते थे, दोनों नंबर का LCM और HCF मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। ऐसा ही होता था, हमने किया था ऑलरेडी नंबर सिस्टम में कि कोई भी अगर दो नंबर हैं A और B, अगर उनका मैं LCM निकालूं और उन्हीं नंबर का मैं क्या निकाल दूं भाई, HCF निकाल दूं, दोनों नंबर का HCF भी निकाला जाए A और B का, तो वो ऑलवेज इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ये हमने किया था। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लग सकता है कि अगर मेरे पास दो पोलिनोमियल हैं, दोनों का LCM और HCF दिया होगा, शायद लिखा है द प्रोडक्ट दिया दोनों का, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल्स। ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं, दोनों का आपको प्रोडक्ट दे दिया LCM एंड HCF का, यानी दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी इतनी बात दे दी है भाई, इतनी बात दे दी है, तो प्रोडक्ट दिया है, उसको बोला है x² - 2 और साथ में बोला है x⁴ - 4। आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालो। यानी वो कुछ नहीं चाहता, सिंपल इन दोनों को सॉल्व करवाना चाहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना चाहता है, क्योंकि अगर मैं बोलूं LCM और HCF का मल्टीप्लाई, वो ही किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पोलिनोमियल्स। ठीक है, सेम कंसेप्ट लगेगा, नंबर सिस्टम में सीखा था, पोलिनोमियल में भी अप्लाई हुआ। यानी वो सिंपल क्या करवाना चाहता है आपके, अगर ये LCM और HCF का प्रोडक्ट है तो दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। अगर सेम बनेगा तो वो सिंपल ये वाली चीज आपसे करवाना चाहता है कि इसको तुम सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो।
और सॉल्व करने करते टाइम आप देखोगे ऑप्शंस की तरफ देखोगे ना, तो इसको भी किसमें लिखा है, अभी भी इसको फैक्टर में ही लिखा है। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करूंगा तो एक तो सॉल्व करने का तरीका ये है ना, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स स्क्वायर से -4 को मल्टीप्लाई करो, -2 से एक्स रेज टू पावर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -2 से -4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा फैक्टर में नहीं बनेगा, और मेरे सारे के सारे आंसर किस में है, फैक्टर में। तो मेरे को फैक्टर के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं किस किस चीज का फैक्टर यहाँ से पॉसिबल है बनाना। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो कोई भी आंसर अंडर रूट में नहीं है ना अंडर रूट में, यानी मेरा मन करेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करने का, तब भी फैक्टर बनने थे, बनना था एक्स प्लस अंडर रूट 2 एंड एक्स माइनस अंडर रूट 2, दो फैक्टर बन जाते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। पर मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आंसर में कहीं पे भी अंडर रूट 2 है ही नहीं, तो इसको क्यों छेड़ना, मैंने इसको रहने देता हूँ। वैसे भी ऑप्शन में कहीं मेरे को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी है, तो इसको नहीं कर रहा हूं मैं। पर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर सकता हूं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज लिखने के बाद इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, हाँ लिखा जा सकता है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, जिसका मतलब होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर -2 यानी ए प्लस बी लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का लिख दोगे, फिर साथ में क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर -2, ऐसे बनेगा कुछ। अब आप देखोगे कि ये एक्स स्क्वायर -2 है, ये भी एक्स स्क्वायर -2 है, यानी आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। यानी ये आपका आंसर बनना चाहिए, ऑलरेडी फैक्टर में ही है। तो एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है कुछ बच्चों ने बनाया भी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, 6th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जी, इसको फाइंड आउट कीजिए। लिखा है फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, और ये कौन सा पोलिनोमियल है, पावर 4 वाला पोलिनोमियल है, यानी इसकी जीरोज कितनी बनने की संभावना है भाई, इसकी एट मोस्ट 4 जीरोस बनने की क्या है भाई संभावना है। एटलीस्ट 4 जीरोस इसके बन सकते हैं, एटलीस्ट नहीं सॉरी एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 जीरोस इसके क्या हैं बन सकते हैं। मतलब ऐसी वैल्यूज, जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यूज जिसको इसमें पुट करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जीरोस का मतलब होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, एक तरीका है कि आप बिल्कुल जैसे बोर्ड में करते हो उस मेथड के साथ इसको करने की कोशिश करो। तो मैं दोनों अप्रोचेज आपको समझा देता हूँ। एक तो तरीका ये होगा ना कि जिसको देखो, एक तो 0 2 है, 0 2 है तो इसका मतलब 2 इसमें पुट किया होगा तो आंसर कितना आया होगा, 0 आया होगा। करके भी देख सकते हो, पर करना क्यों है पूछा तो है नहीं, उसने खुद बोला कि 2 उसका जीरोज है तो भाई उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इट मीन्स मेरे को ढूंढना है कि इसमें से और जीरोज उसके क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ऑप्शन पुट करके भाई चेक करूंगा, ऑप्शन पुट करके चेक करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाऊंगा, फर्स्ट ऑप्शन पे कितनी वैल्यू है, +-1, 2, यानी +1 भी चेक करूंगा, -1 भी चेक करूंगा, +2 भी चेक करूंगा। इस तरीके से करूंगा और देखा जाएगा। तो फिर इसके ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव, -2 और 1, यानी अगर पूरे के पूरे ऑप्शन को देखूं तो मेरे को क्या क्या चेक करना पड़ सकता है भाई, एक तो 1 चेक करना पड़ सकता है, एक -1 चेक करना पड़ सकता है, एक 2 चेक करना पड़ सकता है, एक -2 चेक करना पड़ सकता है, और एक 3 चेक करना पड़ सकता है। ऐसा ही है ना। अब इसको चेक करके भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो आंसर क्या बनना चाहिए, 0। 0 बन गया वो सेटिस्फाई हो गया, और सेटिस्फाई हो गया तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन चेक करना है। जैसे 1 पुट करके देखते हैं भाई, अगर 1 पुट करके देखोगे, देखो 2 तो ऑलरेडी उसने बोला है तो 2 तो आंसर में आएगा ही आएगा। 2 को आप चेक करो चाहे मत करो, 2 आंसर में आएगा। 1 पुट करके देखो, अच्छा अगर इसमें 1 पुट करोगे तो आंसर बनेगा 1⁻⁴ यानी 1, यहाँ पे 1 आएगा तो -5, यहाँ पे +4, कहीं ना कहीं 5 - 5 ये भी क्या दे देगा 0, यानी 1 भी आपके आंसर में आएगा। अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 पुट करके चेक करो, -1 पुट करोगे, -1 की पावर 4 इवन पावर अगेन 1 देके जाएगी, यहाँ पे -1 की पावर 2 अगेन +1 देके जाएगी, पर बाहर -5 है, +4 ये भी क्या देके जाएगा 0। यानी ये आपके पास 3 आंसर तो पॉसिबल हैं, पर आपको सारे केसेस लेके चलना पड़ेगा। तो आप -2 के ऊपर चलोगे, -2 पुट करके चेक करोगे, तो अगर 2 सेटिस्फाई किया तो -2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर तो क्या है इवन है, तो -2 की पावर 2 +4, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, कितना आ जाएगा आपके पास
16, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा +4, तो आंसर दे देगा आपका -20। तो +4, ये भी आपका 20 - 20 बनेगा, यानी -2 भी उसमें क्या है, पॉसिबल है। अब 3 को चेक कर लेते हैं, 3 को चेक करोगे तो 3 को चेक करने से देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो बात बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। बल्कि मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, क्योंकि 1 -1 2 -2 तो आ ही गए हैं, और अगर इस ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे -1 नहीं था, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन अभी के अकॉर्डिंग कौन सा सेट बैठ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम क्या कर लेते हैं, 3 को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3⁴ आएगा, -5 × 3⁴ आएगा, पॉजिटिव क्या आ जाएगा 4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 81। इसको सॉल्व करोगे तो -5 × 9 +4, यह आएगा 81 + 4, इकट्ठे कर लो, इसको कर लो तो आ जाएगा आपके पास 45। कितना आ जाएगा 45। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 85 - 45, आंसर 0 आ रहा है, आंसर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस ये उसका जीरोस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया आपके पास, डी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जीरोस की डेफिनेशन क्लियर, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जिस बच्चे ने ऑप्शन के साथ नहीं जाना वो प्रॉपर उसको तरीके से भी कर सकता है। क्वेश्चन में एक बार फिर से लिखता हूं, x⁴ x⁴ -5x² + 4 -5x² + 4, इसके जीरोस निकालने हैं, यानी इसको इज इक्वल टू क्या कर दो 0, यानी ऐसी x की वैल्यू जो आंसर क्या दे दे, जीरोस, ये निकालने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, अगर मैं टाइप्स पूछ लूं कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर आना चाहिए दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्वाड्रेटिक की तरह ही होता है, पर एक पावर 4 होती है, फिर क्या आती है 2 आती है। तो जब भी इस टाइप का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो आपको इसको कन्वर्ट कर देना होता है, किसमें भाई, क्वाड्रेटिक में। कैसे कन्वर्ट होगा, आप सिंपल ये करेंगे कि x⁴ को लिखोगे x² का होल स्क्वायर -5x² +4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई, कौन सी, x वाली नहीं, x² वाली। जिसके बाद आप करोगे पुट x² को क्या मान लो भाई, बाई मान लो, p मान लो, z मान लो, जो आपका मन करे मानेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको y मान लिया। y मानते ही आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y² -5y + 4 इज इक्वल टू 0। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हुआ है वो किसमें हो गया आपका, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, अब जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता होगा, फैक्टराइजेशन बनाना आता होगा, नहीं आएगा तो मैं क्वाड्रेटिक में सिखाऊंगा। आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 1 x² का ऑप्शन 1 है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए भाई, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको चाहिए -5, कोई भी ऐसे दो नंबर जो इसको क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो 4 कब कब बनेगा ये चेक कर लो, 2 2 = 4 बनेगा, बट 2 + 2 कभी 5 नहीं देगा। तो मैं बोलूंगा 4 और 1 एक सूटेबल पेयर लग रहे हैं मेरे को, 4 और 1, पर दोनों के दोनों क्या लेने पड़ेंगे, माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा y -4, और साथ में बनेगा y -1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप मैंने बीच में से इग्नोर किया है, वो भी शॉर्टकट अप्रोच है, पर सिखाऊंगा बाद में। अच्छा, अभी लॉन्गेस्ट मेथड के साथ ही चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, y², जो भी आपका मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, जो भी आपने पेयर चूज किए, -4y -y + 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से कुछ कॉमन लेते हैं, y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y -4। नेक्स्ट में से भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि अंदर बच जाए y -4, तो यहाँ पे बचेगा y -1 एंड y -4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y की एक वैल्यू आ जाएगी भाई 1, और एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ये y की वैल्यू आई, पर आपको याद होगा क्वेश्चन तो y की डिमांड नहीं कर रहा था, क्वेश्चन की डिमांड थी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जीरोस निकालने थे, क्वेश्चन तो पूरा का पूरा x में था। ये तो अपने अकॉर्डिंग हमने उस क्वेश्चन को क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया। इट मीन्स y की दो वैल्यू आई, आपके अकॉर्डिंग x² की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू, एक x² इज इक्वल टू 1, एक x² इज इक्वल टू 4। अगर x² इज इक्वल टू 1 है तो इसका आंसर बनेगा x इज इक्वल टू √1, प्लस माइनस लगाना मत भूलिए भाई, प्लस माइनस लगता है, इक्वेशन है, स्क्वायर है, स्क्वायर का अंडर बनता है, बाहर क्या आता है प्लस माइनस, दो वैल्यूज देके जाता है। +-1 आ गया यहाँ से, +-1। अच्छा, क्यों दो वैल्यू देके जाता है, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। ये आंसर ही फाइंड आउट कर रहे हैं ना, मगर यहाँ पे देखेंगे +1 डालोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, -1 डालोगे तब भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसमें चलोगे तो आएगा x इज इक्वल टू √4 और साथ में प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू भी दो आएंगी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये आ जाएगी। तो आपके पास चार वैल्यूज आ गई ना, 1 +1 -1 +2 -2। तो आई थिंक इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अब दोनों मेथड मैंने करवा दिए, जो भी आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका बेसिक डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसके ऊपर बेस्ड है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर मानो यहाँ पे डिविडेंड है और यहाँ पे डिवाइजर है और यहाँ पे क्वोशेंट है और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर है, ऐसे करवाया था ना। तो आपको मैंने करवाया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ऐसे कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और साथ में प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा क्या करते हैं भाई, सेटिस्फाई करती हैं दोनों चीजें। तो ये रिलेशन करवाया था, सेम रिलेशन है, जरा इसको समझने की कोशिश करें। इफ द डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर एंड क्वोशेंट इज एक्स while the remainder is -1 then the dividend is, तीन चीजें दी है, फोर्थ तुमसे पूछ लिया तो रिलेशन काम में आ जाएगा। अब जो जो चीजें उसके प्लेस पे हैं वो सेम आनी चाहिए, यानी आपको डिवाइजर पता होना चाहिए, डिविडेंड पता होना चाहिए, रखना कहाँ पे है। अगर इसमें भी आपने मिसप्लेस कर दिया तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। डिवाइजर है भाई एक्स स्क्वायर, तो डिवाइजर हमेशा आता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आ गया। क्वोशेंट उसने बोल दिया एक्स आया है, क्वोशेंट इज एक्स, मैंने लिख दिया भाई एक्स। उसने बोला रिमाइंडर जो क्वेश्चन का आया है वो रिमाइंडर कितना आया, -1 आया, रिमाइंडर आया -1। आपसे पूछा है कि बताओ डिविडेंड क्या होगा, कि यहाँ पे जो लिखोगे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो भी यहाँ पे लिखोगे बॉक्स में, यानी डिविडेंड की अगर मैं बात करूंगा तो डिविडेंड जो आएगा आपके पास वो आना चाहिए आपके पास डिवाइजर यानी एक्स स्क्वायर इंटू क्वोशेंट यानी एक्स प्लस रिमाइंडर यानी -1, यही बनेगा ना अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैंने सिखाया था। तो इसमें डिविडेंड आपके पास आ जाएगा x³ -1, x³ -1 आपका आंसर आएगा, x³ -1 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राइट, सही है। कुछ बच्चों ने निकाला भी होगा, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, करने की कोशिश कीजिए इसको। सेम वही है, देखो कभी भी अगर तुमसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाए अल्फा और बीटा का मिक्सचर, तो मेरा काम होता है इसको चेंज करना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हो जाए तो बात सिंपल होती है, क्योंकि जो आपके पास पोलिनोमियल दिया होता है उससे दो चीजें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है भाई, सम ऑफ रूट्स जिसको बोलते हैं -b/a, यहाँ पे -5 बनेगा। सेकंड आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको बोलते हैं c/a, जिसका आंसर बनेगा 4। ये 200 इन्फॉर्मेशन निकालना इजी है, पुट करना इजी है, पर अभी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन ने पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है भाई 1/α प्लस 1/β -2। उसने बोला था कि इसकी वैल्यू निकालो। तो अगेन आपको ये समझ में आता है कि अल्फा और बीटा तो उसके जीरोज है ना, क्वेश्चन ने मेंशन भी किया था इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस तो हैं, पर अल्फा और बीटा मत निकालिए, आप इसको ही थोड़ा सा कोशिश कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए कि कन्वर्ट हो जाए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आएगा तो हर किसी के नीचे अल्फा बीटा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बीटा बनाने के लिए बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी बीटा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा आ जाएगा ना। आई होप एलसीएम लेना तो सबको आता होगा। अगर एलसीएम लेना आता है तो यहाँ पे आपकी चीजें बन गई भाई, अब इजी बन गया, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा। अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो पूछा गया था आपसे, इसका आंसर निकालो चाहे इसका आंसर निकालो, बात क्या है, अगेन सेम। ये देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सारे की सारी वैल्यूज आप डायरेक्टली इसमें पुट कर देना। अल्फा प्लस बीटा आएगा -5 -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा आपके पास 4, डिवाइड बाई नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट है 4, तो ये आएगा -5 -8/4, ऐसे बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई -13/4, -13/4। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो बनेगा, इसमें करेक्शन कर लेना भाई, इस वाले क्वेश्चन में इसमें जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा -13/4, यानी ऑप्शन नंबर ए में माइनस भी आएगा साथ में, क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन आपने चेंज कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। ए में ध्यान में रखना 13/4 नहीं था, -13/4 था, क्या था, -13/4। कर लोगे इतना सा काम, ठीक है। तो इसमें आएगा -13/4, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको बना भी लिया हो। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 9th क्वेश्चन के ऊपर हम आगे 9th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, 9th क्वेश्चन को करने के ना मेरे पास यस मैं करवा ही देता हूँ इसको, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। ध्यान में रखना, अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ तो फैक्टर में से ही जीरोस निकल के आता है, कैसे निकल के आता है ये भी मैं करवाता हूँ आपको। अच्छा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो x-2 है
और x माइनस 1/2 है, ये फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। आपको ये मैंने ऑलरेडी करवाया था फैक्टर थ्योरम में कि अगर यहाँ पे कोई भी पोलिनोमियल है और यहाँ पे मानो लिख दिया उसने x+1, क्या लिख दिया x+1, अगर x+1 लिखा और ऐसा करते करते मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर में 0, तो मैं बोलूंगा कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ px, कि x+1 px का क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब सिंपल सा होता है कि px को अगर मैं कभी x+1 से डिवाइड करूंगा तो वो पूरा का पूरा कटेगा और रिमाइंडर क्या देके जाएगा, 0, पूरा का पूरा कटेगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है 1। ये उसका मतलब है, फैक्टर का ये मतलब है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x+1 उसका क्या है भाई, आपके पास x+1 क्या है आपके पास, फैक्टर, तो आपको ये भी मैंने करवाया था कि x+1 इज इक्वल टू 0 करते ही x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, और जैसे इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या बन जाता है, 0। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर x+1, ध्यान से सुनना जो मैंने बोला, x+1 इसका फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ px, अगर इसका फैक्टर है x+1, देन x इज इक्वल टू -1, इसको इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, इज द जीरोस ऑफ px। तो उसको जीरोस बोला जा सकता है, हाँ बोला जा सकता है। ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम की है, रिमाइंडर थ्योरम की है, वही तो बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वही बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ अलग नहीं मैंने बोला। तो सिंपल, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ x-2 इसका फैक्टर है, किसका भाई, इस पोलिनोमियल का, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, अगर वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो मैं बोलूंगा इसको इज इक्वल टू 0 करते हैं, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ px² पॉजिटिव 5x पॉजिटिव r, बोला जा सकता है ऐसे, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया क्यों बोल रहा हूँ। सेकंड वो बोल रहा है कि अगर x माइनस 1/2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट मींस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 इज द जीरोस ऑफ px² प्लस 5x प्लस r। इसका मतलब समझ गए आप क्यों लिखा है ऐसा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे अगर कोई फैक्टर है तो उसका जो जीरोस, जो फैक्टर होगा उसमें से तो जीरोस आप निकाल सकते हो ना, और वही उसमें क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया इसका बेसिक ही, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर इसका बेसिक डिस्कस किया है तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें भाई समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अगर समझ में आएंगी तो थोड़ा सा और आगे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ आपसे डिस्कस कर ली है कि ऐसा क्यों मैंने बोला है। अब मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आता हूँ। यहाँ से दो चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट कर ली कि अगर x-2 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल तो x-2 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इसका ये मतलब होता है। अगर जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा भाई, x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ। 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा p2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r। ऐसा करने से आंसर कितना बनना चाहिए, 0, क्योंकि वो जीरोज है, जीरोज है तो पुट करके आंसर क्या दे देगी, 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर आएगा, 4p प्लस 10, यानी r को लिख लेते हैं और ये जो प्लस 10 है इसको वहां पे भेज के -10 कर देते हैं, कर सकता हूँ ऐसा, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। फिर अगर ये भी 0 है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये बना आपका इसके अकॉर्डिंग और ये बनेगा आपका इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं आप पुट करोगे इसमें जीरोस को तो आएगा p साथ में 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू, जीरोस है तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास p/4 प्लस 5/2 और प्लस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा इसके नीचे 4, इसके नीचे 2, इसके नीचे क्या आएगा 1, तो एलसीएम ओवरऑल कितना आ गया आपके पास, 4 एलसीएम आ जाएगा। अगर 4 एलसीएम आ गया तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 10, ये भी 10 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4r इज इक्वल टू 0। ये -4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाके क्या हो जाएगा भाई, फिनिश हो जाएगा। अगर फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पे मैं फाइनल लिख रहा हूँ आपके पास ये बनने वाला है मेरे पास, ये तो खत्म हो गया, ये p बचेगा, p प्लस 4r, यहाँ पे बचेगा p प्लस 4r, p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी आपकी, सेकंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करके p और r की वैल्यू निकाल लो। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया, दोनों को सॉल्व करना आपको आता ही होगा।
बल्कि हमने ये टॉपिक नहीं किया है, पर मैं, अगर आप 10th क्लियर कर रहे हो, अगर आप बोर्ड दे रहे हो 10th का, तो ये मेथड सबको आता होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं करवा रहा हूँ मैं। अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन आई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, किस किस को भाई, 4p प्लस आर इज इक्वल टू -10, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। अगर आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे हमारे पास p और r की वैल्यू आएगी। ध्यान से ऑप्शन देखना, आपका p और r नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, आपकी p की वैल्यू पूछी, और p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, या 3/4r आएगी, या p की वैल्यू 2r आएगी, या p की वैल्यू r/2 आएगी, या p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो अगर आप p और r निकाल भी लोगे ना, तो उनका रिलेशन तो बता ही पाओगे कि p उसका 2 गुना है या उसका भाई 3/4 है, तो वो तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हमने p और r की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर p और r निकालोगे तो दोनों को सॉल्व करने के लिए आपने डिफरेंट टाइप्स के मेथड पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, एलिमिनेशन पढ़ा होगा। मैं एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए मेरे को या तो p सेम करना पड़ेगा या तो r सेम करना पड़ेगा। अभी के अकॉर्डिंग मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि r सेम आ जाए। 4 का मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा आपके पास, 4 4 जा 16p बनेगा। इसको करोगे तो पॉजिटिव का 4r बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा 40। दोनों को क्या किया जाए भाई, सब्ट्रैक्ट किया जाए। अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, ये सॉल्व करके आएगा -15p, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है भाई, यहाँ पे सॉल्व करने से आंसर आएगा आपके पास 30 आएगा। कितना आएगा, 30, वो भी पॉजिटिव का, किसका, पॉजिटिव का। अगर p की वैल्यू ढूंढोगे तो आएगा -13/15 यानी -2, तो p इज इक्वल टू -2। जैसे ही p की वैल्यू फाइनल होती है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इस p को मैं पुट कर रहा हूँ भाई इस वाली इक्वेशन में, इसमें पुट करूंगा तो आंसर आएगा p की जगह आपके पास -2 प्लस 4r इज इक्वल टू -10। ये माइनस यहाँ पे जाएगा, +2 बनेगा, +2 बनते ही ये बन जाएगा आपके पास -8, यहाँ पे आएगा 4r, r की वैल्यू आएगी -8/4, यानी फाइनल आंसर r की वैल्यू भी क्या आएगी, -2। यानी आपने इस क्वेश्चन में p की वैल्यू भी -2 निकाल दी, r की वैल्यू भी -2 निकाल दी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देन p इज इक्वल टू, p किसके साथ जाएगा, क्या p 3/4r के बराबर है, यही है ना, p इज इक्वल टू 3/4r, क्या उसके बराबर है, क्या 2r के बराबर है। तो मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, जो p है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा भाई, r के इक्विवेलेंट आएगा। तो 9th क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया, राइट। कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछें। कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, या थोड़ा सा स्लो जा रहा होगा, या थोड़ा सा स्पीड में जा रहा होगा, तो कमेंट्स में बताना है आपने, राइट। तो 9th क्वेश्चन भी हमने कर लिया आपका कंप्लीट। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनको लगता है कि लेक्चर थोड़ा सा स्लोली बेसिस पे जा रहा है, वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा भगाना शुरू करूँगा तो होता क्या है, जो बच्चा बिल्कुल स्लो लर्नर है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता चीज़ों को, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी क्वेश्चन पे कि ये तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, खुद से बना लिया, पॉज किया, खुद से बना लिया। अगर आपको लगा कि आपने बना लिया क्वेश्चन और आपने आंसर मैच कर लिया, तो उसका डिस्क्रिप्शन देने की, देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर वो स्किप भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें जल्दी में चीज़ें ले जाके क्या करना है भाई, चीज़ों को फिनिश करना है। तो एक बार आपका ये चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, उसके बाद हो सकता है आपके लाइव लेक्चर ऑर्गेनाइज करवा दूँ मैं यूट्यूब पे। अगर लाइव लेक्चर्स होंगे तो उसमें फिर हम क्या करेंगे भाई, कमेंट में वो कर सकते हैं, आपसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चन लेके आएंगे। पर लाइव सेशन हम तभी चलाएंगे जब आपका एक बार सारा का सारा पोर्शन, सारा का सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज कौन से भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 8। तो वो बोलना चाहता है कि हमने प्रोडक्ट किया जीरोज का, आंसर कितना आया 8। आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी, अल्फा की नहीं ए की, ए है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो आपको अल्फा इंटू बीटा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब सी बाई ए दिया है, सी बाई ए दिया होगा इज इक्वल टू 8। अच्छा सी बाई ए, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या बन जाएगी 16, ए क्या बन जाएगा, इसमें ए ही है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ए इज इक्वल टू 16/8 आ जाएगा, 8 2 जा 16, ए की वैल्यू फाइनल कितनी आ जाएगी 2। 2 कहाँ पे जाना है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये तो बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो सिंपल क्वेश्चन भी डाला था मैंने आपके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी करने के दो मेथड जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। आपके पास ये जो है पावर 5 वाली इक्वेशन है,
एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 5x³ प्लस 4x, ये आपके पास एक इक्वेशन दी है जिसमें पावर क्या है भाई 5 पावर है, और उसके जीरोस दे दिए, बोला ये दोनों उसके क्या हैं भाई जीरोस, जीरोस हैं तो इसको सेटिस्फाई करके आंसर कितना दे देंगे 0, रिमेनिंग जीरोस निकालने हैं। तो सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन, या तो तुम क्या करो भाई जीरोस को चेक करवा लो कि ये जो तीनों की तीनों अगर इसमें सेटिस्फाई करके जीरो आ गया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो उसकी वजह से पूरा का पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि इसमें भी चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा भी किया जा सकता है, अगर ऐसा कर लेते हो तब भी चीजें बन सकती हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का मेथड भी मैं करवा देता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई, इज इक्वल टू 0, जीरोज ही बताने, जीरोज बताने, देखो सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो बात बन सकती है, सब में कॉमन आ गया भाई एक्स, एक्स कॉमन लेते ही अंदर बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5x² पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे बनेगा कुछ, हाँ ऐसे बनेगा। इट मीन्स फैक्टर तो बन गए, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, या x रेज टू पावर 4 माइनस 5x² पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी या तो x की वैल्यू 0 आएगी, या तो यहां से जो भी आएगा वो आएगी, और यहां से कितनी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करना ऑलरेडी मैंने सिखाया था, और सेम ही क्वेश्चन था आई थिंक, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 1 और पॉजिटिव नेगेटिव 2 बनने वाला है आंसर, ऐसे बनेगा ना। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे x² को बाई पुट किया था, याद आ गया होगा पिछला क्वेश्चन, तो यह बन गया था y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन मैंने बोला था इसमें 4 और 1 बनाने पेयर, दोनों के दोनों माइनस में, तो यहाँ पे बनेगा y माइनस 4 और साथ में बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया तो ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ मैं अभी, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ भाई, देखना इसको मैंने जो डिस्कस किया था इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y की वैल्यू 4 आने का मतलब है y को तो x² हमने पुट किया था, तो x² इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक तो ये आंसर बनेगा, और ये आ जाएगा आपके पास x² इज इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1, एक आंसर ये बनेगा। तो दो वैल्यू ये, दो वैल्यू ये 4, और एक वैल्यू आपके पास ये कितनी 5, यानी आपका आंसर आना चाहिए 0 प्लस माइनस 2 और साथ में प्लस माइनस 1, सिर्फ यही उसके क्या बनेंगे जीरोस बनेंगे, और इतने ही जीरोस बनेंगे, पावर 5 है तो एटमोस्ट 5 जीरोस बन सकते हैं, और मैंने निकाल भी लिए। इसके साथ कोई ऑप्शन जा रहा है क्या? अगर फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे भाई 0 है, -1 भी है, 4 नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे जाओगे 0 3 3 3 तो आएगा नहीं भाई, 3 उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप पुट करके भी चेक करोगे, ऐसे 3 पुट कर दोगे यहाँ पे तब भी आंसर 0 नहीं बनेगा, 0 नहीं बनेंगे तो 0 नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मैं इसके ऊपर चलूंगा तो -1 चल कर जाएगा सेटिस्फाई, -2 सेटिस्फाई कर जाएगा, 8 फिर से सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो फाइनल जो सही ऑप्शन है वो क्या बनना चाहिए आपका नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो कभी कभार नन ऑफ दिस भी आंसर में आता है, ऐसा नहीं सोचना है कि नन ऑफ दिस वाला कभी आता ही नहीं है भाई, एग्जाम में होता है, एग्जामिनर डाल देता है भाई नन ऑफ दिस भी आंसर में बन सकता है, राइट। तो इतना हम क्लियर कर चुके हैं भाई 11 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है HCF निकालना है आपने। यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं भाई, दो ही नंबर हैं, एक तो ये वाला बंडल है, एक ये वाला बंडल है, अच्छा तीन बंडल है भाई, एक ये वाला बंडल है, तीनों को क्या निकालना है HCF। यानी ऊपर आपने लिखा x माइनस 1, x पॉजिटिव 2 और साथ में x माइनस 3, सेकेंड आपने लिख दिया भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर लिख दिया x प्लस 1 और फिर लिखा आपने x प्लस 3 और साथ में लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा ही है ना। और अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि सारे के सारे लीनियर है भाई, ये देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा लीनियर है, लीनियर का मतलब x की पावर 1 है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर है। मैं ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर तो लीनियर है, लीनियर की पावर क्या है 2, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये लीनियर नहीं है, तो इसको लीनियर बना लिया जाए। इसको लिखा जाए भाई x स्क्वायर माइनस 4 ना लिख के इसको क्या लिखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो आंसर क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे ऐसा होगा ना आपको थोड़ा सा फैक्टर बनाने में इजी हो जाएगी, मतलब जब कॉमन लेना तो इजी हो जाएगा। तो अब मैं x स्क्वायर माइनस 4 को लिख रहा हूँ भाई x प्लस 2 और साथ में x माइनस 2 लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता है कि इसका मतलब होगा भाई x प्लस 2 और साथ में x माइनस 2, क्योंकि आपने फार्मूला सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 4 को लिखा जा सकता है 2 का होल स्क्वायर। अब ये 3 आइटम है आपके पास, और 3 आइटम में हमें क्या निकालना है भाई HCF निकालना है इन तीनों का। एक नंबर ये होगा,
सेकंड नंबर इज दिस, थर्ड नंबर दिस, तीनों का HCF। HCF को मैंने बोला था इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर हाईएस्ट पे ना फोकस करके लास्ट वाली टर्म फैक्टर पे फोकस करो। और फैक्टर मैंने समझाया था, दो चीजें समझाई थी, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मत पे फोकस मत करो, लास्ट में क्या लिखा है मल्टीपल, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है, फैक्टर हमेशा छोटा होता है। तो HCF में हमने छोटी छोटी चीजें लेनी होती हैं, ऐसा बोला था मैंने, HCF में छोटी चीजें लो और कॉमन लो, छोटी एंड कॉमन। LCM में बड़ी बड़ी चीजें लिखने देनी होती है, कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बड़ी चीजें, बड़ी चीजों का मतलब बड़ी बड़ी पावर्स लिख दो, और कॉमन का कोई झंझट नहीं है, कॉमन है तब भी सही है, नहीं है तब भी सही है, वो बड़ी पावर्स हमने हर किसी की लिखनी होती है। HCF में कॉमन भी देखना है भाई, सब में कॉमन आना चाहिए, और साथ में आपके पास अगर फैक्टर है तो फैक्टर में मतलब सबसे छोटी छोटी चीजें लिखनी है, यानी स्मॉलर थिंग्स। तो अगर मैं देखूं तो स्मॉलर पावर्स के साथ है ना भाई, अगर देखोगे तो x-1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, तो x-1 कभी भी आंसर में नहीं आएगा, HCF के आंसर में नहीं आएगा। फिर आप चलोगे x+2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी यहाँ पे भी x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है। आपको क्या काम है, लीस्ट लेना है ना, लीस्ट लेना है कि बड़ा लेना है, क्या लेना है, HCF है। तो फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको छोटी चीजें लेनी है, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो आपका आंसर आएगा भाई x+2⁻1, ये आएगा। फिर देखोगे x-3 इसमें 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 है ना, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो x-3 HCF कभी भी नहीं बनेगा। बाकी चीजें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई, x+2, ये HCF बन जाएगा। x+2 आपका क्या बन जाएगा, HCF, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये HCF बनेगा, कल को मानो LCM का क्वेश्चन आ जाता, सेम क्वेश्चन आ जाता, मैं पूछ लेता तुमसे भाई LCM बताओ, तो LCM बताना भी आना चाहिए, बल्कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर LCM पूछ लेता तो मैं देखो x-1 लिख देता, बल्कि कॉमन नहीं है फिर भी x-1 लिखता ऐसे। फिर चलते x+2 पे, x+2 की पावर कितनी आ जाती, हाईएस्ट हाईएस्ट में लिखते, x+2 का क्या आ जाता, होल स्क्वायर आ जाता। फिर लिख देता x-3, नहीं है भाई किसी में सिर्फ एक में है, पर फिर भी लिखना पड़ता क्योंकि इसमें हम कॉमन नहीं देखते। उसके बाद चलते हम x+2, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आता था x+1, x+1 आएगा भाई, इन दोनों में तो नहीं है, पर इसमें तो है, x+1 भी आएगा। और x+1 के बाद आप चलोगे x+3, x+3 देखो ऊपर था कहीं पे, नहीं, तो x+3 भी आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई x+3 भी आने वाला है। x+3 के बाद x+2 तो ऑलरेडी आपका निकाल लिया है, x-2 तो निकालना पड़ेगा भाई, साथ में x-2 भी आएगा, तो ऐसा उसका LCM बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ना सारी की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। HCF पता है तो उसका LCM भी निकालिए, क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है, कल को वो LCM पूछ ले तो क्या बोलोगे भाई। तो आपने ना LCM में सारी की सारी पावर्स क्या लिखनी होती हैं भाई, हाईएस्ट वाली लिखनी होती है, और बिना कॉमन देखे, अगर वो एक में भी है तब भी उसके रिजल्ट में इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीजें थी भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच जाएंगे आपके। तो इस क्वेश्चन में लिखा था कि आपको x⁴ प्लस 4x³ -31x² -494x+120 को डिवाइडेड बाई करना है भाई, x² प्लस 3x -4, ये x² है ना, x² प्लस 3x -4, अच्छा इधर चलो भाई, x² -3x -4 ऐसे है, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता लीनियर तो शायद मैं आपको डायरेक्ट इसको करवा देता, रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते, पर रिमाइंडर में ये जो डिवाइड करने वाला डिवाइजर होता है वो क्या होना चाहिए, लीनियर। अगर लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक है तब भी पॉसिबिलिटी है, पर वो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूँ उतना सोचना ही क्यों है, हम थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। हम सीधा सोचेंगे कि x⁴ प्लस 4x³ -31x² -94x+120, इसको डिवाइड बाई कर देते हैं भाई, किसके साथ डिवाइड बाई कर देंगे, x² प्लस 3x -4 के साथ। तो बेसिक मेथड जो सिखाया था डिवीजन का उसका यूज करोगे। तो मैं बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी टर्म को कि आंसर x⁴ बन जाए, क्योंकि हमें सेम सेम बनाना होता है, फर्स्ट टर्म सेम बनानी होती है ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो मेरे को पॉजिटिव x⁴ बनाना है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखे, और x² से ऐसे माइंड में मल्टीप्लाई करें कि x² से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा x⁴ प्लस 3x⁴, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई किया होगा इसको, तो आएगा -4x², ऐसे बनेगा। उसके बाद का काम होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी साइन चेंज, ये वाला कैंसिल हो जाएगा भाई,
ये वाला आ जाएगा एक्स का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आने वाला है आपके पास, ये आना चाहिए आपके पास 1 माइनस करोगे तो 27, 28 आ जाएगा। अच्छा 4 माइनस करना है ना, फिर 27 आएगा। 27 आएगा, वो भी किस में आएगा, नेगेटिव का। नेगेटिव का 27x², क्योंकि उसमें जैसे हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 31। ठीक है, माइनस का आ गया। उसके बाद चलोगे तो आगे क्या दिया था, -94x दिया था, पॉजिटिव क्या दे दिया था 120। सारे के सारे टर्म्स उतार लेनी होती है। फिर आगे फिर से सोचना होता है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए इस वाली टर्म को। तो x से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, मैंने कहा भाई पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा x³ पॉजिटिव 3x² माइनस 4x, कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर आप फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे साइन हो जाएंगे चेंज, ये वाला क्या हो जाएगा फंडा कैंसल। कैंसिल होने के बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास, +3 करके 30 बन जाएगा ना, 30। फिर साथ में क्या आ जाएगा x² और किसका बनेगा आपका माइनस का। इसको सॉल्व करोगे तो +4 करना पड़ेगा, +4 करने से क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव का 90x, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 120। अच्छा अब किसकी रिक्वायरमेंट है, अब मेरे को रिक्वायरमेंट है -30x² बनाना है। अगर -30x² बनाना है तो -30 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो -30 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -30 से मल्टीप्लाई करने पे ये पहला नंबर बनेगा -30x², ये बनेगा। -30 से इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर बनेगा आपके पास -90x। ओके, -30 से इसको मल्टीप्लाई करके बनेगा आपके पास आंसर प्लस के 120, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगेन आप माइनस करोगे तो साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होते ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर जो फाइनल बनेगा वो कितना बनने वाला है 0। एक तो करने का ये तरीका है, ये तो करने का बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप जा सकते हो, डिवाइड करो रिमाइंडर फाइंड आउट करो। सेकंड तरीका एक और है, पर बहुत किस लिए यूज होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। किसके यूज होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, अब देखते हैं आप सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। उस बेसिस पे आप क्या करोगे भाई, x⁴ प्लस 4x³ माइनस 31 x² माइनस 94x प्लस 120, इसको आप डिवाइडेड बाई कर रहे हो किसके साथ भाई, x² प्लस 3x माइनस 4 के साथ, इसके साथ डिवाइड कर रहे हो। पर अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक ना हो के लीनियर होता तो आप लीनियर से क्या निकालते भाई, = 0 करते, जो भी x की वैल्यू आती इसमें पुट कर देते, डायरेक्ट क्या आ जाता, रिमाइंडर आ जाता। तो मैं बोलता हूँ इसको लीनियर बना ही लो। क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर आएगा। कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर आएगा, मल्टीप्लाई करके अगेन आपको -4 चाहिए भाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चाहिए पॉजिटिव का 3। कोई है ऐसी पॉसिबिलिटी तो बताओ। अगर इसमें पॉसिबिलिटी की बात करूं तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां पे हमने 4 और 1 लेंगे और माइनस का 1 ले लेंगे, पॉजिटिव का 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा -4, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 3। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं नीचे, अगर इस डिनोमिनेटर की बात करूं वहां पे लिखा जा सकता है भाई x+4 और साथ में x-1 फैक्टर के बना के, x+4 और x-1 कैसे बना होगा, इसको सॉल्व किया होगा, इसके फैक्टर यही बनेंगे, है ना। एक स्टेप अगेन मैंने खा लिया इसमें, एक स्टेप आपने भी थोड़ा सा करके इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो x-4 x4 और बाई ऐसे बनेगा, 4 नहीं सॉरी 4 और -1, तो ये बन गया। ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा भाई, ऐसे रहेगा। तो या इससे डिवाइड होगा तो x = -4 इसमें पुट करें, अगर आंसर 0 आ जाता है तो रिमाइंडर क्या बनेगा 0। सेम फॉर दिस, इसमें भी आप x = 1 इसमें पुट करें, तो अगर इसमें भी आंसर, इस पूरे में आंसर 0 बन जाता है तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा 0, अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। वैसे भी कर सकते हो, पर आई थिंक दोनों में काम बराबर है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये वाला मेथड शॉर्टकट पड़ेगा, आई थिंक दोनों के दोनों सेम टाइम टेकिंग मेथड है। कोई भी मेथड तुम अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो इस वाले मेथड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उस मेथड को अडॉप्ट करो, अदरवाइज इसमें सोचना पड़ेगा कि भाई इससे भी रिमाइंडर निकालो, इससे भी क्या निकालो रिमाइंडर, क्योंकि दोनों से डिवाइड करके देखना है। तो इससे रिमाइंडर 0 बनेगा, इससे भी रिमाइंडर क्या बनेगा 0। कैसे, जो भी आपके पास = 0 करके आएगा उसको पुट करो, अगेन 0 बन जाएगा। इसमें मैं 1 आया, इसमें पुट करोगे अगेन क्या बन जाएगा 0। अगर 0 बन गया तो रिमाइंडर आता है ना, उसे डायरेक्ट जो ऑलरेडी मैंने करवाया था, डायरेक्ट क्या आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर = 0। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 14। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
करने की कोशिश करें पॉज करके। अच्छा क्या लिखा था भाई, सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे दी। देखो सम ऑफ जीरोस दे दिया डायरेक्ट, आपको बोला अल्फा प्लस बीटा जब भी करोगे तो -3 लिखना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब भी करोगे तो आंसर कितना लिखना है, 2 लिखना है। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। जो भी आपने नया पॉलिनोमियल बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल जो बनाओगे, न्यू पॉलिनोमियल, उसके जीरोस दिए हैं। फर्स्ट जीरो बोला है 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये फर्स्ट जीरो रहेगा, और सेकंड जीरो बोल दिया उसने 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये उसका सेकंड जीरो रहेगा। यही है ना, यानी जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो जीरोस होंगे वो एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा। और आपको मैंने याद करवाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आता है, फिर एक्स लगता है, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ क्या आता है, जीरो आता है। ऐसे ही होता है, इज इक्वल टू जीरो नहीं आता, तो पोलिनोमियल लिख रहे हो ना तो इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको कोई भी एक नया पोलिनोमियल लिखना है, अगर आपको कोई भी एक नया पोलिनोमियल लिखना है, उसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक सम ऑफ जीरोस की, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि जीरोस मेरे कौन से हैं। अब मेरे को बताओ, ये जो लिखा है ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ये तो आपके पास दिए हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पर आज के दिन एग्जामिनर आपसे क्या बनवाना चाहता है, ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस, पहला जीरो ये हो और सेकंड जीरो ये हो। यानी आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बेसिस पे निकालने पड़ेंगे, जो एग्जामिनर करवाना चाहता है, जिससे वो बनवाना चाहता है। अगर उसने बोल दिया एक जीरो 4 है, एक जीरो 5 है, तो सम ऑफ जीरो क्या लिखोगे, 4 प्लस 5 ही लिखोगे, यानी 9 लिखोगे। अभी के लिए उसने बोला कि आपके जीरोज होने चाहिए 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा, और एक होना चाहिए 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो आपके सम ऑफ जीरोस, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करने के लिए, सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे आप सम ऑफ जीरोस कर लोगे, सम ऑफ जीरोस करोगे, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एक जीरो है आपके पास 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, वही लेना है जो एग्जामिनर बनवाना चाहता है आपसे, वो तो आप पुट करोगे उसमें बाद में। और एक जीरो है आपके पास, सम करना है तो 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, कांस्टेंट को ऐड करके आंसर बनेगा 2। इनको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि इसमें एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बनेगा, या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर द सेम थिंग्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से देखूंगा कि अल्फा और बीटा की जगह मैं 2 डाल दूंगा, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं -3 नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सम ऑफ क्या है आपके पास, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस। पर हमने सीखा था इसको सॉल्व करना, सीखा है तो यहाँ पे लिख दो भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अगर ये पता होगा तभी बनेगा ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो ये क्वेश्चन होने वाला है मुश्किल ना। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसमें पुट करोगे तो आंसर आएगा -3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं क्या, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड बाई सिर्फ कंप्लीट के नीचे नहीं है, 2 तो लगता, और यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा 2। फिर से इसको आगे जाके सॉल्व करते हैं तो आपके पास बनेगा 2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9 -4 डिवाइड बाई 2, ऐसे बन जाएगा। तो बनेगा 2 प्लस 5/2, ऐसे बनेगा 2 प्लस 5/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बनने जा रहा है भाई 2, ये बन जाएगा आपके पास 9/2 आई थिंक यही आंसर बनेगा, ठीक है 9/2। एक बार फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 9 - 4 आ जाएगा आपके पास 5, और डिवाइड बाई क्या चला है 2, तो 2 प्लस 5/2 बनेगा, 2 प्लस 5/2 में एलसीएम 2, यहाँ पे 4 प्लस 5 बन जाएगा आपके पास 9। तो ये वाली चीज़ें भी शायद आपको क्लियर होगी। अगर ये वाली चीज़ें क्लियर होगी तो उसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई, सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, अब सम ऑफ जीरोस की जगह क्या आएगा 9/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो हम आगे करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसमें हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था कि ये दोनों जीरोस होंगी, तो बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो एक जीरो ये है, एक जीरो ये, दोनों को सम, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट में, इन दोनों के प्रोडक्ट में पहले 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा से, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ प्लस बीटा अपॉन अल्फा को भी पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ऐसे करते हो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा पॉजिटिव बीटा अपॉन अल्फा, और पॉजिटिव इसमें सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा ना, बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा, साथ में अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल 1, और यहाँ पे भी +1 बनेगा, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा 2 प्लस
अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ऐसा बनेगा। आई थिंक ये तो सेम टू सेम ऐसे बन रहा है। देखो यहाँ पे भी हमने यही तो किया था कि इसको जब सॉल्व किया था फिर बन गया था 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम ही बनेगा। देखो 2 प्लस नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके बाद की कहानी तो सेम टू सेम चलेगी। तो यानी इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 9/2। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों के दोनों के आगे भाई 9/2 आगे, 9/2 आगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया भाई 9/2, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ जाएगा 9/2, ऐसे बनेगा। अब ध्यान रखना है इसमें भी अगर मैं जीरोस बना रहा हूं तो ये जो आपका 2 है इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, है ना। अगर आपका आंसर अभी भी मैच नहीं होता तो ये जो 2 को हटाने के लिए आप पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x पॉजिटिव 9, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 9x पॉजिटिव 9, यानी 2x स्क्वायर माइनस 9x पॉजिटिव 9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखें थोड़ा सा किस तरीके से हमने सोचा था इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई, संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन आने की। होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आपसे इजी बन जाएंगे ना। तो उस तरीके से आपने थोड़ी सी चीज़ों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि अगर हम टफर चीज़ें प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ईजी वाली चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला बजी, ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो इसको करके बताएं भाई, पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन। px की वैल्यू दी है, आपको बोला है देखो px की वैल्यू दे दी, कुछ बच्चे करेंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे। यहाँ पे आएगा 2√2x + 1, ये आपका px दिया है। अब उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p2√2, इसका क्या मतलब है, x की जगह क्या डाल दिया होगा 2√2। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसको रिप्लेस कर दो, x की जगह 2√2, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव 2√2, और x की जगह फिर से 2√2 और पॉजिटिव 1। अगेन इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर बच्चे दोनों पे इंपैक्ट करेगा, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 और √2 का स्क्वायर क्या आता है 2, और इसमें अगर सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा भाई 2 + 1। ध्यान में रखना ये वाली चीज कि कभी भी ऐसा बोल दूं √x इंटू √x तो आंसर आता है x, √y इंटू √y तो आंसर आता है y। क्यों आता है, क्योंकि x⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई x⁻1/2, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड ऑन, x⁻1/2 + 1/2, जो ऊपर बनेगा 2/2, यानी आंसर आ जाएगा x। तो आपको डायरेक्ट याद करना है ताकि एक्सपोनेंट लॉ लगाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो √2 का होल स्क्वायर 2, मैंने बोला 2 2 = 4, √2 इंटू √2 रिजल्ट इज इक्वल टू 2। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 + 8 + 1 आ जाएगा, यानी आंसर बनना चाहिए 17, और 17 ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। और जो आप अगर एसपीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसी तरीके से प्रिपेयर करो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से चलो। ऐसा मत करना कि जब आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो, जब आपका मन किया फिफ्थ लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में मैंने चीज़ें रखी हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो उसके बाद तभी वो सेकंड लेक्चर समझ में आएगा, है ना। तो बहुत मैंने कोशिश की है कि आपका जो सिलेबस है जो आपको ऐसा भी ना लगे कि कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो मैं सिर्फ 2 लेक्चर ले रहा हूँ, सिर्फ 2 लेक्चर एक टॉपिक के ऊपर। वो आपके लिए ना बहुत बड़ा वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम करवा रहे हैं। मैंने जितनी कोशिश की है, एक में आपकी थ्योरी हो जाए, एक में आपके इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएं भाई एमसीक्यूज हो जाएं। जैसे ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक बार ऐसा करते करते हम हर 2 लेक्चर में एक टॉपिक अपना क्या कर लेंगे भाई कंप्लीट। और ऐसा करते करते एक बार आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई रिवाइज करेंगे, जिसमें हम पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, पूरा जितना भी आपका सिलेबस है सबके कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो लाइव रखेंगे ताकि आपके कमेंट्स साथ में आते रहें। अब सॉल्व करते रहो, आपके कमेंट्स भी साथ साथ में हमें शो होते रहें। तो ठीक है बच्चे, इतने ही रखेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो आप बता सकते हो, जो भी आपकी राय होगी।
कुछ आपको एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है, या आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए, या कुछ आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप पीछे कमेंट में पूछ सकते हो, नीचे कमेंट में लिख देना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।